इस लाइन पे अगर कोड होगा तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नया बनेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगी। मेमोरी किसको मिलेगी, बताना है कोड कैसे रन होगा, ठीक है, तुम बताना, मैं लिखता जाऊंगा। पर पहले ए के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। मेमोरी में क्या एलोकेट होगा, ए को अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक। अब फिर टेस्ट को फंक्शन असाइन होगा। ठीक है, टेस्ट को फंक्शन असाइन होगा और फंक्शन में ये पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी उसको, है ना। हाँ नहीं, हाँ ब्रैकेट तक। हाँ मतलब वो मान लो, फंक्शन मान लो, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ही वो करें। अब बस सर, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट फिर होगा। क्या होगा एग्जीक्यूशन, पहले console डॉट लॉग ए का अनडिफाइंड, अच्छा, कंसोल डॉट लॉग ए का अनडिफाइंड, ठीक है, पहले प्रिंट होगा अनडिफाइंड, डिफाइंड, फिर अब ए की वैल्यू अनडिफाइंड से 10 में चेंज हो जाएगी मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है, ए की वैल्यू 10 हो गई। अब console डॉट लॉग सी चलेगा, तो सी है नहीं इसलिए नॉट डिफाइंड, क्योंकि मेमोरी में है नहीं। सो बेसिकली एरर, राइट। यस सर। अब अब टेस्ट फंक्शन चलेगा, तो नहीं, एरर के बाद रुक जाएगा यार, कॉल कॉल किया है। हाँ एरर के बाद रुक जाएगा। हाँ, रुक जाए। बाकी लोग बताओ, ये सही है जो इसने बताया, यार ऐसे माइक ऑन करके बोल दो ना, इसमें दिख नहीं रहा कि किसने हाथ रेज किया। सर कहना चाह रहे थे कि ये जो लॉग सी आया है तो मेमोरी में जब एलोकेट हो रहा है तो वो भी तो अनडिफाइंड होगा ना। टेक्निकली देखो, स्टार्टिंग में क्या बताया था, वेरिएबल्स को और फंक्शंस को मेमोरी अलोकेट होते हैं, ठीक है। सी का कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन है, नहीं। इसीलिए नहीं, मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई। ये तो सिंपली एक कोड एग्जीक्यूशन है, एक कोड है ना, कंसोल डॉट लॉग सी कोड है ना, कहीं ना ये वेरिएबल है ना कोई फंक्शन है, मतलब बेसिकली हम बोल ही नहीं रहे कि तुम सी को कहीं अलॉट करो, हम तो डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए बोल दे रहे अच्छा ठीक है। हैं। इट्स लाइक मतलब हमने बोला ही नहीं कि पूरी सब्जी बनाओ, सीधा जाके बता रहे हैं कहीं मतलब कि हमें पूरी सब्जी खाना है, तो थोड़ी ना दे देगा यार, उनको बोलना पड़ेगा ना एटलीस्ट पहले ही कि या तो तुम बनाओ या तो कहीं से लेके आओ। ठीक है सर। ठीक, अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं यार। अब बताओ अब क्या होगा। अच्छा रुको, अब थोड़ा सा टेस्ट, चीजें और अपडेट करते हैं, थोड़ी सी चीजें और अपडेट करते हैं, इस तरह थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेट्स से कॉन्स्ट, कॉन्स्ट क्या है अभी मत ध्यान देना, ठीक है, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। लेट्स से नेम, और यहाँ पे मैं नेम प्रिंट कर रहा हूँ और सी को मैं हटा देता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ और ये आ गया, ठीक। अब बताओ क्या होगा यार। सर अब नेम को भी अनडिफाइंड नहीं, नेम को डायरेक्ट निशान ही मिलेगा, क्योंकि कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी कभी। अच्छा, और लोग बताओ यार। अच्छा वो कौन से तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसको वार ही रख लेते हैं फिलहाल के लिए, कॉन्स्ट जब नहीं पढ़ा है तो मतलब ठीक नहीं हो करना। नेम वेरिएबल को भी अनडिफाइंड मिलेगा एक सेकंड, मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है, मतलब कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। फंक्शन फंक्शन के अंदर ही होना चाहिए।
फंक्शन के बाहर, ठीक है, मतलब तुम ये क्योंकि कह रहे हो, होस्टिंग की वजह से बाहर मतलब आया। ये कह रहे हो नेम इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ये कह रहे हो ना? हाँ, ठीक है, ठीक है यार। और बताओ कोई और यहाँ एरर तो हट जाएगा, तो एरर वाला कोई हाँ सीन? हाँ, जब टेस्ट रन करेगा तो नेम निशांत हो जाएगा और console डॉट लॉग निशांत। ठीक है, मतलब तुम ये कह रहे हो कि प्रिंट जो होगा वो नहीं यार, निशांत हो जाएगा। ठीक है, यही कह रहे थे ना? यस सर। अब बताओ यार, सही है या गलत है? सौरभ बताओ यार, सही है या गलत है? सर जो टेस्ट फंक्शन कॉल हो रहा है तो इंडिविजुअल फंक्शन कॉल के लिए एक फिर से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पूरा क्रिएट होगा और क्या नाम है, ये पूरा प्रोसेस फिर से होगा। एग्जैक्टली जी देखो, अब ये हटाओ, ये प्रिंट वगैरह सीन हटाते हैं। ठीक है, अच्छा जो ये चीज़ हो रही है ना, इसको ना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो मेमोरी एलोकेशन का फीस है, एग्जीक्यूशन है, ये पूरा जो है ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक, तो जब पहला एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है उसे कहते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये लाइन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है, इस तरह मतलब मान लो। ठीक है, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, अच्छा मतलब सारा तुमने कहा था ना कि नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा, तो कहाँ बनेगा नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट? मतलब किस लाइन पे अगर कोड होगा तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नया बनेगा? सर जो टेस्ट वाला फंक्शन कॉल हुआ है तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा देन वो क्रिएट होगा। एग्जैक्टली सो जब भी तुम्हारा कोई फंक्शन कॉल होता है ना, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं यार, फिर से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, देखो जब ये कोड नया नया आया इसके पास ना, तो एक नया मतलब कुछ नहीं हुआ अभी, अब तक कुछ हुआ ही नहीं है। एक काम करता हूँ यार, इसको हटा ही देता हूँ। देखो ये सब मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक, हटा दिया मैंने इसे। अरे भाई ये क्या मजाक है। देखो फिर से लिखते हैं, ये एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं है, भूल जाओ इसको, इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक, इसके अंदर कुछ नहीं है। जब ये नया नया कोड जावास्क्रिप्ट के पास आया ना, तो एक नया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ। दो फेजेस चेंज बटे, मेमोरी और एग्जीक्यूशन। सबसे पहला काम मेमोरी का होता है। वेरिएबल क्या है अपने पास? ए है, तो ए को मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक, अगेन अपने पास फंक्शन भी है, तो फंक्शन को क्या मिलेगा? टेस्ट, यानी टेस्ट है बेसिकली फंक्शन, तो फंक्शन को क्या मिलेगा? ये पूरा का पूरा फंक्शन ही असाइन हो जाएगा। ठीक है, अंदर की वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, मतलब मान लो पूरा का पूरा फंक्शन असाइन हो गया, पूरा का पूरा फंक्शन टेस्ट में चला गया। ठीक, अब ये टेस्ट कॉल हुआ, वो बात की बात है। अच्छा चलो कॉल कर ही लेने दो। ठीक है, टेस्ट कॉल, ये सॉरी, ये तुम्हारा मतलब मेमोरी जो एलोकेशन था वो पूरा हो गया, फंक्शंस को और वेरिएबल्स को असाइन हो गया ये चीज। ठीक, जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब मेमोरी मतलब कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। देखो कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, कंसोल लॉग ए किया, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होती है? बताओ यार। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड प्रिंट होगा। अनडिफाइंड प्रिंट होगी, ए की वैल्यू अनडिफाइंड प्रिंट हुई। जैसे ही लाइन कोड नंबर 2, लाइन नंबर 2 पे कोड आया, ए को वैल्यू मिल जाएगी 10, तो ए को वैल्यू मिल गई 10। ठीक, अब फंक्शन को हम ऑलरेडी, हमारा कोई मतलब नहीं है फंक्शन से, हम उसको बना चुके थे पहले, हमारा मेमोरी एलोकेशन हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही अगली लाइन पर टेस्ट जैसे ही रन होगा, ये टेस्ट रन दिखा रहा है ना तुमको, ये जो टेस्ट रन दिख रहा है ना, ये जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा क्रिएट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया। याद रखना हमेशा, जब भी एक फंक्शन कॉल होता है एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। सेम टू सेम हर चीज रिपीट होगी, हर चीज सेम टू सेम। यहाँ पे भी मेमोरी आएगा, मेमोरी, यहाँ पे भी तुम्हारा एग्जीक्यूशन आएगा, एग्जीक्यूशन। ठीक, अब हर चीज रिपीट होगी। अब ये ना एक अलग से ब्लॉक ऑफ कोड मान के चलो कि एक अलग ब्लॉक ऑफ कोड है। जैसे अब ऊपर के लिए फिलहाल जाओ, ठीक, लेट्स से बस अब ये बचा अपने पास, अब बस ये है, इतने से चीज के लिए दोबारा सब कुछ रन होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? मेमोरी एलोकेट होगी। मेमोरी किसको मिलेगी?
नेम को मिलेगी, नेम ये इकलौता वेरिएबल है, नेम को क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक, अब कोई वेरिएबल बचा है हमारे पास या कोई नहीं। फंक्शन नहीं बचा, तो अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो अब हमें नेम मिलेगा, नेम की वैल्यू चेंज होगी, नेम की वैल्यू निशांत असाइन होगी। अब कंसोल लॉग क्या होगा, निशांत होगा, तो कंसोल लॉग में सिंपली प्रिंट निशांत हो जाएगा, निशांत। ठीक, अब जैसे ही ये कंप्लीट होगा ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर आ जाएगा और बाकी का कोड रन करेगा। जैसे मान लो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे मान लो अगर कुछ होता जैसे कौन वॉर सी या फिर मतलब कुछ भी होता है यार, जैसे ना लेट्स से सीएलजी मतलब कंसोल लॉग टेस्ट ये होता, तो बेसिकली ये चीज अब दोबारा ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर आता और अब फिर ये कंसोल लॉग टेस्ट प्रिंट करता, यानी प्रिंट टेस्ट करता। समझ रहे हो, मतलब तुम्हारा कंसोल लॉग कुछ ऐसा दिख रहा होता, अनडिफाइंड डिफाइंड, उसके बाद तुम्हारा नेम दिखता, नेम में निशान दिखता, निशांत, उसके बाद तुम्हारा क्या दिखता, क्या था, टेस्ट। तुम्हारा ये कंसोल लॉग ऐसे दिख रहा होता, ऐसे चीजें प्रिंट होती, ये ऐसे कोड एग्जीक्यूट होता। समझ में आया मतलब मैंने क्या बताया ये? हेलो सर, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट फिर एक बार बता दीजिए बस। ठीक है, देखो जब भी फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन बनाने की बात नहीं कर रहा, जब भी फंक्शन कॉल होगा एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। ठीक, ये चीज समझ में आई? जब भी फंक्शन कॉल होगा, जैसे यहाँ टेस्ट कॉल हुआ, जब भी फंक्शन कॉल होगा एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। जब भी कोड जावास्क्रिप्ट के पास आएगा, सबसे पहले हर चीज हटा देते हैं, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के पास कोड आया तो एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सबसे पहला क्रिएट हुआ जिसे हम कहेंगे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक, अब क्या होगा, सब जितनी अब दो फेजेस होते हैं, मेमोरी और एग्जीक्यूशन। सबसे पहला क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन। सबको मेमोरी एलोकेट होना स्टार्ट होगी, जितने वेरिएबल्स जितने फंक्शंस होंगे। यहाँ पे इस पहले कोड में वेरिएबल्स क्या थे अपने पास, ए था, ए को स्टार्टिंग में अनडिफाइन असाइन होगा, सबको मतलब सारे वेरिएबल्स को अनडिफाइन ही असाइन होता है। ठीक, अब फिर तुम्हारा टेस्ट आया, टेस्ट को यानी फंक्शन को पूरा फंक्शन असाइन हो जाता है, तो टेस्ट को पूरा का पूरा फंक्शन असाइन हो गया। ठीक, अब देखो कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन बचा अपने पास, कुछ नहीं बचा। अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा, console.log a, तो हमारा console.log a की वैल्यू क्या थी, मेमोरी में a की वैल्यू थी अनडिफाइंड, इसीलिए हमारा console log जो था अनडिफाइंड प्रिंट हो गया। ठीक, नाउ अब लाइन नंबर 2 पे क्या होगा, var a is equal to 10, हमने a को वैल्यू असाइन कर दी, तो a को वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक, अब अगला क्या आएगा, अब ये फंक्शन था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, हम अगले लाइन पे आए, अगले लाइन पे फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, ये नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ। अब जो प्रोसेस हमने अभी तक किया था सेम रिपीट होगा, सेम टू सेम रिपीट होगा। एक मेमोरी क्रिएट होगी, एक मतलब मेमोरी की दो फेजेस क्रिएट होंगे, मेमोरी और एग्जीक्यूशन। मेमोरी में जितने थे वेरिएबल्स और फंक्शंस उनको वैल्यू असाइन होगी, या मतलब मेमोरी असाइन होगी कह सकते हो। इसमें वेरिएबल क्या था, नेम, नेम को अनडिफाइन असाइन हुआ। कोई और फंक्शन है या कोई और वेरिएबल है टेस्ट फंक्शन के अंदर, नहीं है। सर सो इसमें तो नेम को वैल्यू पहले से असाइन दे रखे हैं ना निशान, तो वो तो तब ना जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको, जब कोड एग्जीक्यूट होगा तब तो नेम को निशान असाइन होगा ना, हम एग्जीक्यूशन कर ही नहीं रहे। जावास्क्रिप्ट में दो फेजेस में चीजें होती हैं, पहला मेमोरी मिलेगी, बाद में एग्जीक्यूट होगा चीजें। सर जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जो मेमोरी बनाई है, तो उसमें पहले ही console.log a का मतलब प्रिंट करा रहे हैं ना सर। उससे मैं एकदम, मेरे को जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं आती है, मैं बेसिक थोड़ा बहुत जानता हूँ जो भी है, तो मेरे हिसाब से console.log a मींस प्रिंट करा रहे हैं, तो कुछ है ही नहीं, मेमोरी तो अनडिफाइंड दिखाया, तो और उसके बाद हमने उसको एक वैल्यू असाइन की 10, तो वो 10 को प्रिंट कर रहा है। तो ऊपर तो पहले ही हमने नहीं 10 प्रिंट नहीं कर रहा, नहीं 10 प्रिंट नहीं कर रहा। अच्छा रुको, एग्जीक्यूट कर रहा है। ये जो एरिया है ना, ये console.log है, ठीक है, ये कंसोल की वैल्यूज है, यहाँ पे चीजें प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, सो इसको लिख लो कंसोल। इसमें 10 क्यों नहीं आया सर? हाँ देखो, कल की क्लास में मिस की थी क्या तुमने? नहीं सर, कल था मैं। अच्छा थे ना, तब ठीक है। देखो जब
जावास्क्रिप्ट रन होता है ना, तो 2 फेजेस में चीजें होती हैं। मेमोरी पहले एलोकेट होगी, एग्जीक्यूशन बाद में होगा। एग्जीक्यूशन का लेना देना मेमोरी से बिल्कुल नहीं है, ठीक? फिलहाल के लिए कोई एग्जीक्यूशन का मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले मेमोरी एलोकेट होगी। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, जैसा जैसा कोड रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसी टाइम मेमोरी एलोकेट होती है। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में सारे वेरिएबल, सारे फंक्शंस को सबसे पहले ही मेमोरी दे दी जाती है। एक भी कोड रन करने से पहले ही जैसे जावास्क्रिप्ट के पास कोड आया, उसने उसको मेमोरी दे दी, ठीक? अब जावास्क्रिप्ट के पास जब ये पूरा कोड आया, ठीक है, जब ये पूरा कोड आया, जब ये पूरा कोड आया तो इसने, जावास्क्रिप्ट ने किया क्या, उसको रन नहीं किया। सबसे पहले उसने उसको मेमोरी दी, जितने वेरिएबल्स थे, जितने फंक्शंस थे, उन सबको मेमोरी दे दी, ठीक? तो इतने से कोड में, यहाँ से लेके यहाँ तक में बताओ क्या क्या अपने पास वेरिएबल और क्या क्या फंक्शंस हैं। अपने पास एक ए नाम का वेरिएबल है, एक ए नाम का वेरिएबल है। तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उनको हमेशा अनडिफाइन असाइन होता है मेमोरी में, क्योंकि जब ए इज इक्वल टू 10 तो तब रन होगा ना, या तब मिलेगा ना जब हमारा कोड रन होना स्टार्ट होगा, है ना? ए इज इक्वल टू 10 तब होगा जब कोड रन होगा। हम तो कोड रन कर ही नहीं रहे, जावास्क्रिप्ट कोड रन कर ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ मेमोरी दे रहा है। तो जब जावास्क्रिप्ट कोड रन ही नहीं कर रहा, तो उसको पता ही नहीं है कि ए की वैल्यू 10 है। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि ए को मेमोरी देते टाइम ए को वैल्यू को, मतलब ए की वैल्यू को अनडिफाइन दे दिया, या ए की ही नहीं, हर वेरिएबल को वो अनडिफाइन ही देगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता ही मतलब नहीं सर वेरिएबल को अगर ऊपर डिफाइन करेंगे तो भी वो अनडिफाइन ही देगा। है, तो भी अनडिफाइन ही देगा मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे। ओके सर। मेमोरी के टाइम पे जब कोड रन ही नहीं हो रहा, तो जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि ए की वैल्यू 10 है। जावास्क्रिप्ट सिर्फ मेमोरी एलोकेट कर रहा है। जैसे ही मेमोरी एलोकेट करेगा, वो उसको अनडिफाइंड दे देगा, हर वेरिएबल को अनडिफाइंड दे देगा, ठीक? अब यस सर। हर वेरिएबल्स को वो अनडिफाइंड दे चुका है। और जब फंक्शंस का टाइम आएगा, तो फंक्शंस को अनडिफाइंड नहीं देगा। जैसे ये फंक्शन टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट में वो पूरा का पूरा फंक्शन असाइन कर देगा। जैसे ए की वैल्यू अनडिफाइंड दी थी, टेस्ट में उसने पूरा का पूरा ये फंक्शन, जितना ये अंदर वार ए ये सब था ना, ये पूरा का पूरा फंक्शन ही असाइन कर दिया मेमोरी में, ठीक? अब Yes, देखो, sir. अब इसमें कोई और वेरिएबल बचा है इतने पूरे कोड में, या कोई फंक्शन बचा है जो असाइन ना हुआ हो मेमोरी जिसे? नेम और जो फंक्शन टेस्ट था तो वो तो पूरा का पूरा हमने इसमें असाइन कर दिया ना, इसके अंदर, टेस्ट के अंदर। हाँ। यस तो सर। फिलहाल के लिए उसको भूल जाओ, इस बाहरी कोड में बताओ कुछ बचा है उसके अंदर, ऐसा कोई वेरिएबल जिसको हमने कुछ असाइन ना किया हो? नो सर। नहीं हुआ। अब जब सब मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, तब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे सबसे पहली लाइन क्या है, console.log a, है ना? तो Yes, a sir. की वैल्यू क्या, a की वैल्यू मेमोरी में क्या है फिलहाल? 10 नहीं, a की वैल्यू लाइन नो नंबर, सर, अनडिफाइंड। एग्जैक्टली, a की वैल्यू ये लाइन नंबर 1 है, a की वैल्यू लाइन नंबर 1 पे अनडिफाइन है, इसीलिए कंसोल में तुम्हारा अनडिफाइन प्रिंट हो गया, ठीक? अब जब लाइन नंबर 2 पे आया, ये लाइन नंबर 2 आया, तो लाइन नंबर 2 पे a को क्या मिल गया, 10, 10 ठीक? लेकिन हमने कहीं प्रिंट कराया इसको, या कहीं भी हमने इसको प्रिंट कराया है a इज इक्वल टू 10? जब उसको a की वैल्यू मिल चुकी है, उसके बाद हमने कहीं प्रिंट कराया? नहीं कराया यार, कहीं भी कंसोल लॉग नहीं कराया है। जब कहीं भी कंसोल लॉग नहीं कराया है, इसीलिए हमें कुछ भी मिला नहीं है यहाँ पे। अब इस फंक्शन से हमको कोई लेन देना नहीं है। अब जैसे ही ये 3 टेस्ट नाम का कॉल होगा ना, जैसे ही टेस्ट कॉल होगा, यानी जब भी एक फंक्शन कॉल होता है, एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे ये बड़ा वाला था, वैसे ही एक छोटा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, और जो काम हमने बाहर किया था वो सेम अंदर रिपीट होगा। दो मेमोरी, मतलब मेमोरी और एग्जीक्यूशन, दो चीजें बनेंगी, दो फेजेस होंगे। मेमोरी में सबसे पहले मेमोरीज असाइन होंगी। तो यहाँ पे आते हैं, लेट्स से यहाँ पे बताओ कौन कौन से वेरिएबल्स और कौन कौन से फंक्शंस हैं यहाँ के इसमें? वेरिएबल एक नेम नाम का एक वेरिएबल है और टेस्ट फंक्शन है। टेस्ट के तो अंदर तुम ऑलरेडी हो, तो टेस्ट कोई फंक्शन अब नहीं है, वो एक स्कोप ऑफ कोड है, ठीक है? तब टेस्ट कोई फंक्शन नहीं है। टेस्ट के अंदर कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन है? नेम नाम का एक वेरिएबल है सर। ठीक, नेम नाम का वेरिएबल है, तो नेम को क्या असाइन हो जाएगा, अनडिफाइन। अनडिफाइंड। सारे वेरिएबल्स को हम अनडिफाइन असाइन करेगा जावास्क्रिप्ट बेसिकली स्टार्टिंग में, ठीक? अब कुछ बचा है असाइन करने के लिए? नहीं बचा यार कुछ भी, तो इसीलिए वो कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन नंबर 1 है, तो लाइन नंबर 1 पे क्या होगा, निशांत वेरिएबल एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जैक्टली, वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी, नेम इज इक्वल टू निशांत हो जाएगा, क्योंकि लाइन नंबर 1 पे हमने जावास्क्रिप्ट ने बता दिया कि अब नेम को निशांत असाइन करो, ठीक? अब जैसे ही लाइन नंबर 2 चलेगा, तो
तो निशांत को प्रिंट करने के लिए बोला गया है। तो निशांत को प्रिंट करने के लिए निशांत के पास क्या वैल्यू है, ऑलरेडी निशांत है, तो जैसे ही वो प्रिंट करेगा निशांत प्रिंट हो जाएगा। यस सर। ठीक, अब जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, इसके अंदर कोई और कोड बचा है टेस्ट के अंदर? नहीं सर। नहीं बचा। तो अब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से हमारा कोड बाहर आ जाएगा। ठीक है, हम बेसिकली मान लो ना, मैं पॉइंटर बोल देता हूँ, ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट का पॉइंटर है जो चीजें पॉइंट कर रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो पॉइंटर तुम्हारा बाहर आ गया, जावास्क्रिप्ट इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर आ गया क्योंकि अंदर अब कुछ बचा नहीं था। अब फिर लाइन नंबर 4 यहाँ की आएगी। लाइन नंबर 4 पे क्या बोला है, कंसोल लॉग टेस्ट, तो सिंपली प्रिंट टेस्ट और हमारा टेस्ट प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। हमारा अच्छा बताओ, हमारा नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कब सर क्रिएट क्या होगा? अनडिफाइंड की जगह 10 नहीं आना चाहिए था? कहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ ऊपर सर, कंसोल पे। देखो, जब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन होना स्टार्ट हुआ तो कंसोल लॉग ये 10 अभी हमें अच्छा ये लाइन बाय लाइन रन होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमेशा लाइन बाय लाइन रन होता है। ये लाइन नंबर 1 थी। लाइन नंबर 1 पे कंसोल लॉग ए की वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड है सर। हाँ। तो अनडिफाइंड प्रिंट हो गया। यस ए की वैल्यू 10 कब हुई? लाइन नंबर 2 पे हुई। ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट वहां तक पहुंचा ही नहीं है, तो जब ए की वैल्यू 10 ही लाइन नंबर 2 पे हो रही है तो कंसोल लॉग 1 करने मतलब लाइन नंबर 1 पे अगर हम कंसोल लॉग करेंगे तो ए की पुरानी वैल्यू प्रिंट होगी। यस सर। समझे अब? यस सर। यस सर। ठीक, बताओ कब हमारे ग्लोबल एग्जीक्यूशन मतलब सॉरी कब हमारा नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा? जब कोई फंक्शन को कॉल किया जाएगा। एग्जैक्टली, कोई भी फंक्शन कॉल होगा तो एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। अगर इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन में कॉल कर रहा होता तो एक नया इसके अंदर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता। जिसमें मेमोरी और एग्जीक्यूशन होता। हाँ, समझ में आया ये चीज सबको? यार इसी तरह पता है पूरा जावास्क्रिप्ट रन होता है। कल मैंने तुम लोग को एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का नाम नहीं लिया था या ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का नाम नहीं लिया था, लेकिन ना मतलब मैंने सोचा आधा बताने से अच्छा पूरा ही बता दो, इसलिए मैंने पूरा बता दिया आज। सर इसमें एक कॉल स्टैक भी यूज होता है सर, मतलब वो सब जैसे देखो कि कॉल स्टैक, इवेंट लूप वगैरह सब बहुत कुछ होता है। ठीक है, लेकिन वो उस पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ना वो उसको समझ ही नहीं आएगा जिसको जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स भी अभी नहीं पता। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कल मैं आधे से ज्यादा बता चुका हूँ ये टॉपिक, बस इसलिए बता दिया। वरना ये चीज मैं तुमको दोबारा बताऊंगा एडवांस जावास्क्रिप्ट में ना, क्योंकि जब मैं क्लोजर वगैरह बताऊंगा ना तो इसको ये अगर पता है तो क्लोजर वगैरह समझने में बहुत ईजी होती है। तो अभी वो कॉल स्टैक इवेंट लूप वगैरह पे नहीं जाता, क्यूज वगैरह पे नहीं जाते हैं। ये बेसिकली ऐसे जावास्क्रिप्ट रन होता है इंटरनली। ये मैं तुम लोग को बता रहा था कि जावास्क्रिप्ट में मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे चीजें एग्जीक्यूट होती हैं लाइन बाय लाइन। ठीक, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं यार। एरो फंक्शन का सर बताएंगे सर उसी में? एरो मतलब फंक्शन, हाँ वो तो फंक्शन, वो तो जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शंस और इफ एल्स लूपिंग वगैरह बताएंगे यार, उसमें तो बताएंगे। अभी तो खाली मैं वेरिएबल्स पे ही हूँ ही। अभी वेरिएबल्स में मैंने सिर्फ var ही बताया, लेट कॉन्स्ट तो बताया ही नहीं है। ओके आज खाली लेट कॉन्स्ट और टेम्पोरल डेड जोन है। फंक्शंस लूपिंग वगैरह कोई और पढ़ाएगा तुमको। ये टॉपिक पता है नहीं सर, वो मतलब जैसे इसलिए कैसे काम करता है इन द केस ऑफ एरो फंक्शन सर, जैसे ये नॉर्मल फंक्शन था, जैसे मतलब मैं पूछ रहा था सर कैसे मतलब वो काम करता है, जैसे ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये सब जो बन रहा है, ये तो हमने नॉर्मल फंक्शन के केस में देखा, वैसे ही मैं एरो फंक्शन के केस में कह रहा था। अच्छा तुम वो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो क्या, विंडो ऑब्जेक्ट वगैरह, किससे दिस वगैरह वाला? नहीं देखो सर, पता है, जैसे ये फंक्शन हमने यूज किया है, नॉर्मल फंक्शन है, एरो फंक्शन में यूज करने के लिए बोल रहा था उसके जगह। देखो पता है शिवम, एरो फंक्शंस में ना और नॉर्मल फंक्शंस में बहुत माइनर डिफरेंस है और बाइंडिंग का डिफरेंस है। पता है जैसे मतलब जो डिफरेंस तुम बोल रहे हो ना, वो बेसिकली अगर मैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की बात ही नहीं कर रहा, तुम 2 मिनट के लिए भूल जाओ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जब भी तुम चीजों को मतलब जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें परफॉर्म करते हो ना तो बाइंडिंग्स क्रिएट होती हैं। कौन किसको पॉइंट कर रहा है, कौन किसको मतलब किसकी वैल्यू रखता है अपने पास। ठीक है, तो अच्छा जावास्क्रिप्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है यार। ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर का नाम सुना है ना, की वैल्यू पेयर्स। हर चीज जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होती है, हर चीज। तो हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। तो जब तुम एरो फंक्शंस का यूज करते हो ना तो वो ऑब्जेक्ट के पॉइंटिंग जो होती है ना वो थोड़ी बहुत चेंज होती है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एरो फंक्शंस ये चीजें ना तुम लोग को जावास्क्रिप्ट में मतलब एडवांस जावास्क्रिप्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी मैं तुमको बताऊंगा ना एरो फंक्शंस का
मतलब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा या क्या बाइंडिंग्स होगी, तो आधे लोग को समझ में ही नहीं आएगा वो चीज। ओके सर। अभी सिर्फ पता है, देखो अभी ना बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ाने में ना, यानी तुमको बेसिक फंक्शन इफ लूप वगैरह ये सब पढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुमको रिएक्ट में दिक्कत ना हो। जब एक बार रिएक्ट पढ़ लोगे ना, अपने वो बनाने लगोगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने लगोगे ना, जब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि तुम लोग को ना बेसिकली एक आइडिया हो जाएगा अपने प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है, तब एडवांस पढ़ने में मजा आएगा। वरना अभी मैं बताऊंगा तो आधे से ज्यादा हवा में चला जाएगा। अभी आज का टॉपिक या कल का टॉपिक ही जो था ना, वो कई लोग को पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, या आया भी होगा तो कल परसों तो भूल जाएंगे, क्योंकि बेसिकली उन्हें जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस नहीं है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तब तक ये चीजें समझना मुश्किल है। ठीक। और एक चीज और यार, बताना भूल गया, तुम लोग का HTML CSS हो गया ना, जैसे ही जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स खत्म हो जाएगा ना, तो तुम लोग का वो भी चलेगा, DSA वाला क्लास साथ में। दूसरी चीज, जैसे तुम्हारा HTML CSS खत्म हो गया ना, और उसके बाद तुम लोग का पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कंपोनेंट लाइब्रेरी होगा। किसी को पता है कंपोनेंट लाइब्रेरी क्या होती है? यस सर, बूटस्ट्रैप की तरह। हाँ, बूटस्ट्रैप काइंड ऑफ कंपोनेंट लाइब्रेरी है यार। मतलब बहुत सारी कंपोनेंट लाइब्रेरीज हैं दुनिया में, जैसे चक्रा UI हो गया। अच्छा, कंपोनेंट लाइब्रेरी होती क्या है ना, ये होता क्या है कि तुम्हारी एक लाइब्रेरी होती है काइंड ऑफ, जिसमें ऑलरेडी प्री मेड कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा रुको एक सेकंड दिखाता हूँ, मेरे पास मेरी तो पड़ी ही होगी। देख रही है क्या मेरी स्क्रीन? यस सर। देखो ऑन डॉक्यूमेंटेशन। देखो ऐसा होता है यार बेसिकली कंपोनेंट लाइब्रेरी। तुम अच्छा इसको छोड़ो, जैसे मान लो तुम एवेटार्स पे आए, ठीक है। एवेटार्स ये तुम देखोगे प्रोफाइल पिक्चर्स में ऐसे इस्तेमाल होते हैं, छोटे बड़े। ये तुम्हारा काम क्या है ना, जब भी कोई तुम्हारी कंपोनेंट लाइब्रेरी का यूज करे और तुम्हारा एक कोड कॉपी पेस्ट कर लेना, तो उसको पूरा का पूरा बनाया बनाया मिल जाना चाहिए। जैसे मान लो मॉडल्स पे गए, मॉडल्स में ये अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारा ये कोड अगर कोई कॉपी पेस्ट कर ले, तो उसके पास ये फीचर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, उसको खुद कुछ ना करना पड़े। जैसे स्नैक बार पे आया, उसने सक्सेस किया, सक्सेस का ये मैसेज आया, एरर का आया, वार्निंग का आया, ठीक। जब तुम्हारा कोई कोड ऐसे यूज करे, कंपोनेंट लाइब्रेरी तुम्हारा यूज करे और ऐसे कोड रखे, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये होती है कंपोनेंट लाइब्रेरी, जहां तुम पहले प्रीमेड बनाए हुए कंपोनेंट्स रखते हो, मतलब ऑटोमेटिकली अपने कंपोनेंट्स बना बना के रखते हो, ठीक है। जहां यूजर जाए अपने आप सीधा चीजें यूज करना स्टार्ट कर दे। तुम लोगों ने बूटस्ट्रैप सुना होगा ना, बूटस्ट्रैप की तरह ही है, जिसमें प्रीमेड कंपोनेंट्स ऑलरेडी होते हैं। मटेरियल UI। हाँ, मटेरियल UI भी हो गया उस तरह, चक्रा UI भी हो गया, कई सारे होते हैं। मतलब बेसिकली तुम्हारे पास जो है ना, वो पूरा का पूरा इस तरह होना चाहिए, ये तुम्हारे प्रीमेड कंपोनेंट्स, ठीक। दूसरी चीज रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए यार, ये देखो रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए ये। तो इस तरह तुमको बनाना है, ये खाली HTML CSS से बना है। ये मॉडल वगैरह में थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट यूज है, तो जब तक तुम लोग यहाँ तक पहुंचोगे तब तक तुमको जावास्क्रिप्ट पढ़ा दी जाएगी उतना। तो ये तुम लोग को बनाना है, पहला प्रोजेक्ट तुम लोग का यही रहेगा, पूरा का पूरा इसी तरह बनाना है। बेसिकली दिखाया ही मैंने तुम लोग को कैसा है। होम पेज जैसा चाहो वैसा रख सकते हो, अपना लिंक्डइन वगैरह डाल देना, गिटहब वगैरह डाल देना। डॉक्यूमेंटेशन में यही पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। इंस्टॉल कैसे करना है, बेसिकली तुम्हारी CSS फाइल्स और तुम्हारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स को लोग अपने में लिंक में और स्क्रिप्ट में यूज करें, ठीक। इसका जनरल आइडिया तुम लोग को लगेगा जब तुम लोग थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करोगे इस पे। बेसिकली तुमको प्रीमेड कंपोनेंट्स बनाने हैं और उसका कोड तुम लोगों को यहाँ ऐसे रखना है, कोई पेस्ट डायरेक्टली यहाँ से पेस्ट करके आप कहीं भी चाहे तो यूज कर सके उसको। समझ रहे हो? यस सर। अलग अलग इनपुट टाइप्स हो गए, लोडिंग से लेके हर चीज, मतलब ये सब तुम लोग को क्रिएट करना है यार। ये तुम लोग का पहला प्रोजेक्ट होगा। सर तुम तो बनाए होगा ना यार ये प्रोजेक्ट पहले भी? यस सर। मतलब तुमको बनाने की जरूरत नहीं है यार, तुम अपडेट कर लेना उसको। उसी पे काम कर लेंगे थोड़ा। हाँ चलेगा, मतलब रिस्पॉन्सिव कर लेना और थोड़ा UI वगैरह ठीक कर लेना, क्योंकि पता है ये प्रोजेक्ट ना बहुत अच्छा होता है। अभी पता नहीं किसके निकेत के अच्छा तो उसके किसी के इंटरव्यू में कंपोनेंट लाइब्रेरी कोई बंदा बहुत खुश हो गया था इंटरव्यूअर। नहीं क्या तुम्हारे में था क्या?
है नहीं लग रहा है वो। किसी एक के तो इंटरव्यू में था, जो इंटरव्यू आया था कंपोनेंट लाइब्रेरी देख के बहुत खुश हो गया था। देखा जाए ना टेक स्टैक बहुत बेसिक है, HTML CSS नॉर्मल है, बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन अपने आप में इसका वेट इस प्रोजेक्ट का वेटेज इतना है ना कि तुम किसी को कह सकते हो कि तुमने बूटस्ट्रैप का क्या मतलब कॉपी बनाया हुआ है, बूटस्ट्रैप की तरह एक खुद की कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाई है स्क्रैच से। तो सोचो कितना ज्यादा लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा कि तुमने वो किस टेक स्टैक पे बनाया, बूटस्ट्रैप अपने आप में इतना ज्यादा अच्छा है ना कि लोग ये सोचेंगे कि तुम्हारा कंपोनेंट भी, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी उस तरह काम कर रहा है, उस चीज से इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, इसका बेसिक एम है तुम्हारा HTML CSS पे मतलब फोकस करना, उसकी प्रैक्टिस करना। तो इसलिए तुम लोग को पहला प्रोजेक्ट ये रहेगा। टाइमिंग इसका सर तुम लोग को कितना टाइम लगा था पिछली बार बनाने में? ये सर 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। 1 हफ्ते का दिया था। चलो ठीक है यार, इस बार थोड़ा ना और कम ज्यादा ले लेते हैं, मतलब 2 हफ्ता दे देते हैं। 2 हफ्ते में बना लेना यार इसको। आज कौन सा वीक है? ये है तुम्हारा 31 दिसंबर। समझ लो यार 31 है ना, तुम लोग इसको कब तक बना सकते हो? 14 या 15 तक बना लेना यार इसको, पहला प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर लेना। किसी को कोई डाउट होगा ना, समझ में नहीं आएगा तो मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है इसमें। क्या क्या यूज करना है सर? HTML CSS जावास्क्रिप्ट, हाँ बस HTML CSS जावा, रिएक्ट? नहीं रिएक्ट वगैरह नहीं यूज करना, इसको सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनाना है। रिएक्ट के प्रोजेक्ट पता है तुम्हारे 5 मेजर प्रोजेक्ट होंगे ना, 5 में से पहला ही एक लौता प्रोजेक्ट ही होगा जो तुम्हारा HTML CSS पे होगा, बाकी सारे तुम्हारे रिएक्ट पे ही होंगे। तो इसीलिए मतलब लोगों को ये दिखाना जरूरी है ना कि तुमको HTML CSS भी आता है, प्रोजेक्ट का एम ही पूरा वही है, ठीक इसीलिए है ये सर। रहेगा। बाकी का तुम्हारे प्रोजेक्ट यार ई-कॉमर्स रहेंगे, वीडियो रिकॉर्डर रहेगा, वीडियो रिकॉर्डर मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है ना गूगल मीट पे, वो रहेगा। दूसरा तुम्हारा क्रोम एक्सटेंशन रहेगा। बाकी एक सर कुछ ना कुछ बैकएंड के प्रोजेक्ट्स। बैकएंड के प्रोजेक्ट जब बैकएंड पढ़ाएंगे तब आएंगे यार। मैं ये 5 मेजर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ तुम्हारा। अब जैसे तुम अगर मान लो हमने बैकएंड पढ़ाया ना, तो स्टार्टिंग में जब तुमको प्रोजेक्ट बनाएंगे तो तुमको हम मॉक बैकएंड देंगे ऑलरेडी, कि तुमको मतलब मॉक बैकएंड होगा वो, उसमें तुमको बैकएंड कुछ नहीं बनाना होगा, वो हम सब कुछ ऑलरेडी दे देंगे। जब इन फ्यूचर जब तुम बैकएंड पढ़ लेना ना, तो उसके बाद तुम लोग खुद ही उस चीज प्रोजेक्ट के बैकएंड बना लेना और उसका यूज कर लेना। ठीक है? यस सर। एक सेकंड और देना यार। अच्छा चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेट कॉन्स्ट। ज्यादा देर का टॉपिक नहीं यार, तुम लोग को एग्जीक्यूशन वाला इतनी चीजें बता चुका हूं ना कि लेट कॉन्स्ट मान लो मात्र 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। ठीक, कोई बताएगा लेट कॉन्स्ट होता क्या है? यस सर। बता भाई। ये भी सर वैर की तरह ही होता है, बट ES6 में इन्वॉल्व हुआ था ये लेट एंड कॉन्स्ट। लेट कॉन्स्ट भी मतलब होस्ट, इनका भी होस्टिंग होता है सर। सेम वैसे ही काम करते हैं, बट इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते पहले, क्योंकि ये टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। सही बात है यार, यस। बता सही हो। अच्छा एक चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग डिफरेंस बताना कि मतलब पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज और मैं तुम लोग को बताना भूल गया ना, तुम लोग ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट मत करना यार। जो तुम लोग का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उससे पहले गिट तुम लोग को बढ़ा देंगे हम लोग। ठीक, गिट पढ़ाने का मतलब ये है ना कि तुम लोग का पूरा प्रोजेक्ट जो तुम लोग करोगे ना, जितने भी प्रोजेक्ट करोगे वो तुम लोग एग्जैक्टली ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट करोगे। ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट ज्यादातर कंपनीज में यूज होती है, ज्यादातर क्या 99% कंपनीज में ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट यूज होती है। ये गिट का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई भी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो तुम्हारा google.com है, ठीक है? google.com का तुम लोग जो UI वगैरह देख रहे हो ना, वो ऐसे ही नहीं चेंज होता। उस पर 100 से या 200 300 400 जितने मतलब काफी लोग काम कर रहे होते हैं, काफी बड़ी टीम काम करती है। तो अगर मान लो तुमने बैकग्राउंड कलर येलो दिया, तुम्हारे साथ वाले ने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, तो किसका कोड रखा जाएगा किसका नहीं रखा जाएगा? दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे? तो इन सबको दूर करने के लिए ना ब्रांचेस पे काम होता है। जैसे तुम्हारा एक पूरा जो कोड होगा, ओरिजिनल कोड होगा ना जो होस्टेड है, वो मेन ब्रांच पे होता है। उसके अलावा जो तुम काम करते हो उस मेन ब्रांच से एक अलग से ब्रांच कट करते हो, उस पे काम करते हो, और जब तुम्हारा कोड कंप्लीट हो जाता है तो तुम एक रिक्वेस्ट डालते हो मेन के लिए कि मेरा कोड कंप्लीट हो गया, अब इसको रिव्यू करके मर्ज कर दिया जाए। ये एक तरीका होता है ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट का। ये चीजें तुम लोग गिट के साथ पढ़ा देंगे। यस सर।
गिट पढ़ाने का मतलब ये है कि तुम लोग जब भी कोई कंपोनेंट पे काम करोगे, या जैसे मान लो तुमने विश यूआई बनाया, ठीक है, मतलब यूआई बोलो, कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाया, इनिशियल कमिट करने के बाद मतलब मान लो तुम नैवबार बना रहे हो, तो तुम नैवबार के लिए अलग से ब्रांच कट करोगे, नैवबार का काम करोगे और एक पीआर रेस करोगे। पीआर मतलब एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, मान लो रिक्वेस्ट रेस करोगे मेन के लिए। उस रिक्वेस्ट को हम मतलब जो हमारे 5 लोग हैं ना, हम लोग, मैं अनिकेत, अभिषेक, श्याम, जो भी है, ये 5 में से कोई एक रिव्यू करेगा, उसके बाद ही तुम मर्ज करना, ऐसे नहीं कर सकते मर्ज, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे ताकि तुम लोग को पता चल सके कि रियल में काम कैसे होता है गिट वगैरह पे, ठीक। गिट पढ़ाते टाइम पूरा डिटेल में बता देंगे यार। फिर से आते हैं लेट कॉन्स्ट वॉर पे। दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है भाई, इसको उठा के लेट से यहाँ रख लेते हैं, वॉर की जगह लेट चेंज कर देते हैं, वार की जगह लेट चेंज कर देते हैं, ठीक। अब फिर से डिबगर खेलते हैं जो कल खेल रहे थे हम। इंस्पेक्ट आते हैं, कंसोल पे निशान सब कुछ प्रिंट हो गया, ठीक है। सोर्सेस पे आते हैं, इंडेक्स, क्वेरी, दिस हटा, स्क्रिप्ट पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना डीबगर हम रखते हैं A10 पे, ठीक, और रिफ्रेश करते हैं चीजें, हमारा डीबगर रुक गया, ठीक। अब बताओ ए की वैल्यू कहाँ होगी? ये ग्लोबल स्टैक है अपना, ए को टेक्निकली वैल्यू, अच्छा ये होस्टेड है, पहले ही सब बता चुके हैं, तो बताओ ए कहाँ होगा, ए को मेमोरी कहाँ मिली होगी? दूसरे स्कोप में मिलता है मेमोरी, अलग स्कोप बनता है इसके लिए। ठीक है, और कोई? बताओ भाई, मैं इसीलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो यार, बताओ। स्क्रिप्ट स्कोप बनता है, उसमें ये जाता है। ऊपर ही था सर। ठीक है यार, सही बात है, ए को वैल्यू मिली, लेकिन जब होता क्या था, जब तुम वार यूज करते थे तो ए की वैल्यू ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो देख रहे हो ना ग्लोबल, ये ऑब्जेक्ट है एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर ही ए को अनडिफाइन असाइन होता था। लेकिन जब तुम लेट यूज करोगे ना, तो इसके लिए एक अलग से मेमोरी स्पेस बनेगा जिसमें ए की वैल्यू को कुछ नहीं असाइन होगा। पहले याद रखना अनडिफाइन असाइन होता था, अब ए की वैल्यू कुछ असाइन नहीं होगी, देखो लिखा भी है वैल्यू अनअवेलेबल, ठीक। एक को मेमोरी मिलेगी लेकिन उसको कुछ भी नया नहीं, मतलब उसको कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ एक मेमोरी दे दी जाएगी एक अलग से स्पेस में। अच्छा, ये काम सिर्फ वेरिएबल्स के साथ होगा, जो टेस्ट है ना वो वैसा का वैसा ही काम करेगा। अगर टेस्ट देखो ना, तो टेस्ट को वैसे के वैसे ग्लोबल में ही मेमोरी मिल जाती है। टेस्ट देखो, पूरा का पूरा फंक्शन जो है असाइन हो चुका है टेस्ट को। टेस्ट में फंक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ वेरिएबल्स की बात हो रही है यहाँ पूरी की पूरी। देखो यहाँ मेमोरीज को मतलब मेमोरी मिल चुकी है, वैल्यू कुछ नहीं मिली। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, देखो ए को 10 वैल्यू मिली, लाइन नंबर मतलब 5 पे ए की वैल्यू 10 हो गई, फंक्शन बना कंसोल लॉग ए होगा। देखो जैसे कंसोल लॉग ए हुआ था, कंसोल प्रिंट हो गया 10, फिर अपना आगे आगे जो होना था वो होता रहेगा, टेस्ट वगैरह अपना काम करते रहेंगे। देखो निशान प्रिंट हो गया, ठीक। मेजर डिफरेंस समझ में आया कि जो मेमोरी एलोकेट हो रही है उसके लिए अलग से एक अलग से मेमोरी में तुम्हारा लेट वाला जो है एक अलग से मेमोरी में एलोकेट हो रहा है, स्पेशली वहां पे नहीं हो रहा है, जो ग्लोबल होता है ऑब्जेक्ट होता है उसमें नहीं हो रहा है, एक अलग से मेमोरी स्पेस में इसको वैल्यू असाइन हो रही है। अब भी सेम चीजें हो रही हैं, ये होस्ट हो रहा है, ये जो ए है ना ये होस्ट हो रहा है, लेकिन कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रही है। इसीलिए अगर तुम ये कंसोल लॉग यहाँ से उठाकर यहाँ प्रिंट करोगे और डीबगर को यहाँ डाल दो, ए पे ऑलरेडी है डीबगर, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मुझे इसमें करना पड़ेगा, लेट्स से यहाँ अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, रिफ्रेश पहले तो यहाँ पे करो, यहाँ पे डालो डीबगर, करो रिफ्रेश। देखो जब कंसोल लॉग ए प्रिंट किया गया, क्या ए को मेमोरी मिल चुकी है यहाँ पे? बताओ गाइस, ए को मेमोरी मिल गई है? यस सर। ए को मेमोरी मिल चुकी है, होस्ट हुआ है,
लेकिन अब मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा मुझे एक एरर मिलेगा कंसोल पे, चेक करो, अनकॉट रेफरेंस एरर, ए कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब ए के पास, ए को मेमोरी थी ए के पास, लेकिन ए के पास कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए तुम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और याद रखना, जब ए को ए इनिशियल बेसिकली ए को जब मेमोरी मिल जाए, और जो टाइम लगता है ना ए को मेमोरी मिलने के बाद ए को वैल्यू असाइन होने में, और जो डिफरेंस होता है ना वो तुम्हारा होता है टेम्पोरल डेड जोन। मतलब ए को मेमोरी मिल चुकी है लेकिन ए को कोई वैल्यू नहीं मिली है। जब ए को मेमोरी मिलने के बाद ए को जो वैल्यू मिलती है उसके बीच का जो टाइम होता है वो होता है टेम्पोरल डेड जोन। उसके बीच में अगर कोई इस तरह वेरिएबल मतलब कंसोल करने की चाहेगा या कोई वैल्यू को एक्सेस करना चाहेगा तो क्या मिलेगा, उसको एरर मिलेगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे सिंपल समझते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 10 है, कंसोल लॉग ए है। जब कोई मेमोरी एलोकेट होगा तो ये होस्ट होता है तो ऑन टॉप ऑफ चला जाता है। ठीक है, टॉप ऑफ जाने का मतलब मेमोरी मिल जाती है उसको। ठीक, ए को यहाँ मेमोरी मिल गई और टेस्ट को मेमोरी मिल गई। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? इनको मेमोरी मिल गई, समझ रहे हो ना ये चीज? यस सर। ए को मेमोरी मिल गई लेकिन ए को वैल्यू 6 नंबर पे असाइन हुआ है, तो 2 से लेके 6 तक का जो टाइम है ना वो टेम्पोरल डेड जोन है। इसके बीच में अगर तुम एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो तुमको एरर मिलेगा। इसके बाद तुम एक्सेस कर सकते हो, तुम टेम्पोरल डेड जोन से अब बाहर हो, लेकिन 2 से लेके 6 तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी टाइम है, वो टेम्पोरल डेड जोन है। समझ गए ये चीज? टेम्पोरल डेड जोन क्या है? गाइस कोई कंफ्यूज है टेम्पोरल डेड जोन में? नो सर। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो जैसे ही जैसे हम वार के साथ कर रहे थे, पहले मेमोरी असाइन हो रही थी, बाद में वैल्यूज असाइन हो रही थी। ठीक है, इतना कंफर्म है? लेट में भी वही Yes, होता है, लेट में भी सेम टू सेम वही हो रहा है। लेकिन लेट में ना होता क्या है, जब तुम वॉर यूज करते थे तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर जाता था और वेरिएबल्स को अनडिफाइन असाइन हो जाता था। लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं है। लेट एक को एक अलग मेमोरी स्पेस मिल रही है और उसको अनडिफाइन नहीं मिल रहा, उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी जा रही, उसको सिर्फ मेमोरी दी जा रही है, कोई वैल्यू नहीं दी जा रही। तो जब ये कोड यहाँ पर जब ये कोड इतना एग्जीक्यूट होना, अच्छा रुको इसको हटा दो, फिलहाल यहीं रख दो। जब ये कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ तो ए को मेमोरी मिलेगी और टेस्ट को मेमोरी मिलेगी, है ना? ए को मेमोरी मिल गई, लाइन नंबर मान लो लाइन नंबर 2 पे ए को मेमोरी मिल गई, लाइन और ये टेस्ट को मेमोरी मिल गई। ठीक, लेकिन ए को हमने वैल्यू कहाँ असाइन की है? एग्जीक्यूशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? लाइन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है हमारा एग्जीक्यूशन, है ना? जब लाइन नंबर 5 पे आया तो ए के पास मेमोरी थी पर क्या कोई वैल्यू थी अपने पास ए की? नहीं। नो सर। नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे तुरंत एरर मिलेगा हमें, क्योंकि ए के पास मेमोरी थी पर कोई वैल्यू थी ही नहीं। लेट कोई वैल्यू नहीं असाइन करता, वॉर था जो अनडिफाइन असाइन कर रहा था पर लेट कोई वैल्यू असाइन नहीं करता। ठीक, इसीलिए ए को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ए का यहाँ कंसोल करोगे तो ए को एरर आएगा। अच्छा इसको हटा दो और यहाँ पे आ जाओ। जहां से ए को मेमोरी मिल गई और जहां उसको वैल्यू असाइन हुआ, इन दोनों के बीच का जो टाइम है ये टेम्पोरल डेड जोन है। ए को यहाँ मेमोरी मिली, ए को यहाँ वैल्यू असाइन हुआ, इन दोनों के बीच का टाइम टेम्पोरल डेड जोन है। इसके बीच में अगर तुम यानी 2 से लेके 6 तक के बीच में अगर तुम ए को एक्सेस करना चाहोगे तो तुमको एरर मिलेगी। तुम टेम्पोरल डेड जोन में किसी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमें हमेशा एरर मिलेगी। समझ गए? यस सर। किसी को अभी भी कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, एक चीज पूछना था कि हाँ। जैसे होस्टिंग का एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होगा सर? जैसे मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन तो तुम्हारा मेमोरी से रिलेटेड है। जो तुम जैसे लोग बोलते हो ना या तुम लोग पढ़ते हो ना कि ये वेरिएबल ऑन टॉप चले जाते हैं, तो ऑन टॉप का मतलब क्या होता है? जैसे ये ऑन टॉप मैंने तुमको यहाँ कोड में समझा दिया, एक्चुअली में कोड नहीं होता यार। ये ऑन टॉप का मतलब होता है मेमोरी पहले असाइन हो जाती है चीजों को, वेरिएबल्स को। अगर तुमसे कोई पूछे ना होस्टिंग क्या है तो तुम बोल सकते हो उसको कि जो तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं ना, वो स्कोप के टॉप पे चले जाते हैं ताकि उनको एक्सेस करना ईजी रहे या तुम उसको एक्सेस कर सको। ये तुम बोल सकते हो होस्टिंग में, ये कोई गलत नहीं बोलेगा। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि होस्टिंग में होता क्या है कि तुम्हारा जो स्कोप होता है ना, कोड का स्कोप होता है, उसमें वेरिएबल्स को और फंक्शंस को सबसे पहले मेमोरी एलोकेट हो जाती है। और कैसे एलोकेट होती है वो बात की बात है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है जिससे हम उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकें, ये होस्टिंग कहलाती है।
बट सर लेट वाले केस में तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब थोड़ा हाँ, एक्सेस डिफिनेशन नहीं कर पा रहे, कॉन्फ्लिक्ट लेकिन करता मेमोरी है। एलोकेट हो चुकी है अभी भी उसको। एक को मेमोरी मिल चुकी है, कोई वैल्यू नहीं मिली है, ठीक है। ए को मेमोरी बेसिकली मिल सर चुकी है, कोई होस्टिंग को वैल्यू कह नहीं। सकते हैं, जो मेमोरी एलोकेट होता है वही होस्टिंग होती है। जब मेमोरी एलोकेट हो एग्जैक्टली, जाती है तो वो होस्ट कर दिया जाता है, वो कह सकते हैं कि वो होस्ट हो गया है। एग्जैक्टली। तुम जहां भी पढ़ोगे ना, तुमको ये डेफिनेशन मिलेगा कि स्कोप के टॉप में चला जाता है। तो स्कोप के टॉप का मतलब ये है कि उनको सबसे पहले मेमोरी एलोकेट हो जाती है, जितने वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। सर इसमें ये भी थोड़ा सा ऐड होता है ना कि एक्सेस भी कर सकते हैं उनको, मतलब डिक्लेयर जरूरी नहीं है इनिशियलाइजेशन तुम की एक्सेस पहले। करो। देखो, जैसे मेमोरी एलोकेट हो गई, तुम एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुमको एरर भी तो मिल हाँ रहा है। तुम अब देखो, मैंने अभी क्या बोला, टेम्पोरल डेड जोन में तुम किसी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, तुमको एरर मिलेगी, ठीक है। हाँ तो लेट में तुम्हारा टेम्पोरल डेड जोन आ जाता है, लेट के केस में, यस सर। ठीक। अच्छा, एक चीज और यार, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। देखो, जब लेट है ना, ये लेट है ना, तो लेट को तुम मतलब वैल्यू दोबारा दे सकते हो। जैसे लेट को मैं 20 दे दी, ठीक, ये वैल्यू तुम दोबारा दे सकते हो। कंसोल लॉग देखोगे तुम अगर, यार लाइव सर्वर से नहीं खोलना था मुझे, पर चलो ठीक है। कंसोल देखो, ए को 20 वैल्यू मिल रही है। ए को तुम दोबारा वैल्यू दे सकते हो, मतलब ए को तुम दोबारा वैल्यूज असाइन कर सकते हो, टोटली फाइन है। ए को तुम अगर दोबारा चाहो दोबारा वैल्यू दे सकते हो 30, ये भी चलेगा, हर चीज चलेगी है। डीबगर हटा देते हैं, डीबगर की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ए को 30 मिल गई, ये तुम परफेक्टली फाइन है। अगर तुम वॉर का यूज करते हो तो ये वॉर में भी कर सकते हो, ठीक, ये वॉर में भी चलेगा। ए को देखो, अभी भी 30 मिलेगा। वॉर में तो तुम ये भी कर सकते हो। वॉर इज इक्वल टू 20, 30 को हटा देते हैं। तुम वॉर में ये भी कर सकते हो, दोबारा सेम डिक्लेरेशन कर सकते हो, सब कुछ सही रहेगा, कोई एरर नहीं है। लेट में तुम ये नहीं कर सकते। लेट में अगर तुमने एक बार वेरिएबल को इनिशियलाइज या डिक्लेयर कर दिया ना, तो तुम ये काम दोबारा नहीं कर सकते। वैल्यूज दोबारा साइन कर सकते, सर डिक्लेयर दोबारा नहीं कर सकते, ठीक। देखो, तुमको एरर मिलेगी, कैन नॉट रीडिक्लेयर इसको ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल ये, ठीक। तुम वैल्यूज दोबारा यस दे सकते हो ए को, लेकिन दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये टोटली फाइन है। अगर तुम दोबारा लेट ए इज इक्वल टू देना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेट के साथ ये सीन है, ठीक। अच्छा, अगर तुम कॉन्स्ट यूज कर रहे हो ना, तो कॉन्स्ट में तुम ये भी नहीं कर सकते। कॉन्स्ट सबसे स्ट्रिक्ट होता है। कॉन्स्ट इज काइंड ऑफ कांस्टेंट। ए इज इक्वल टू 10 मिल गया ना, तो तुम ए इज इक्वल टू 50 नहीं दे सकते कभी भी, ये लेगा ही नहीं, ये एरर देगा। देखो, अनकॉट एरर, टाइप एरर, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब तुम कांस्टेंट वेरिएबल को कुछ भी वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते दोबारा, जो मिल गई सो मिल गई। अब इसमें कोई सीन नहीं है, इसको दोबारा तुम नहीं दे सकते। तो जो सबसे स्ट्रिक्ट होता है, मतलब कॉन्स्ट सबसे स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को, 3 चीजें मैंने बताई, एक काम करो, इन तीनों के डिफरेंसेस बताओ यार, मतलब 3 डिफरेंसेस सब लोग अलग अलग, मतलब अपने चैट में भेजो एक बार, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता यही है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो चीज ग्लोबल स्कोप होती है ना, वो तुम कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक। 3 टर्म होते हैं यार, ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शनल स्कोप। जो तुम्हारा वॉर होता है ना, वो फंक्शनल स्कोप एक होता है। मतलब जब तुम वॉर का यूज करोगे तो वो फंक्शन के अंदर तुम उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ग्लोबल स्कोप भी होता है, मतलब अगर तुम वॉर, लेट्स से ए ऑलरेडी है ना, वॉर ए दे रहे हो, तो इस ए को तुम कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी, इवन इनसाइड दिस फंक्शन तुम इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक। अगर तुम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो तो सिर्फ, मतलब इनसाइड अगर टेस्ट के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो तो सिर्फ टेस्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हो, मतलब क्योंकि ये तुम्हारा जो वॉर होता है वो फंक्शनल स्कोपिक भी होता है। सो अगर काइंड ऑफ, अच्छा एक बात बताना, वॉर बी इज इक्वल टू टेस्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ, कहाँ गया, CLG बी करूँ तो क्या प्रिंट होगा? एरर आएगा, एग्जैक्टली, रीजन ये है टाइम क्योंकि टू एक्सेस अनडिफाइंड वेरिएबल।
बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बी जो है तुम्हारा फंक्शनल स्कोपिक है, ठीक है? फंक्शन के अंदर है तो ये फंक्शन के टॉप पे रहेगा, फंक्शन के बाहर नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा कोई वेरिएबल var का यूज करके बाहर बनाया है तो तुम उसको फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ कंसोल लॉग ये करोगे, ये परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जो तुम्हारा var होता है वो फंक्शनल स्कोपिक और ग्लोबल स्कोपिक होता है। लेट और कॉन्स्ट जो तुम्हारे होते हैं ना वो ब्लॉक स्कोप होते हैं। यानी ब्लॉक मतलब ब्लॉक इज काइंड ऑफ लाइक किसे कह सकते हैं ब्लॉक, एक ब्लॉक ऑफ कोड मान लो। जैसे फंक्शन है, कंटेक्स्ट मेमोरी स्पेस। ये फंक्शन का पूरा ही ब्लॉक है। अगर तुम इफ एल्स लिख रहे हो, जैसे इफ लिख रहे हो, इफ कंडीशन लिख ले रहे हो, मान लो कोई भी कंडीशन, लेट्स से बी लेस देन टू दिस, ये एक स्कोप है, ठीक है? ये एक ब्लॉक स्कोप है। बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है ना वो ब्लॉक स्कोप का कह सकते हो। लेट और कॉन्स्ट जो से तुम यूज कर रहे हो, ठीक है? बी को हटाते हैं। जो तुम्हारा लेट है ये ब्लॉक स्कोपिक है। तो इस ब्लॉक के बाहर तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ कंसोल लॉग नेम करने की कोशिश करोगे तो ये गलत है, ये तुम एक्सेस नहीं कर सकते। देखो खुद ही बोलेगा नेम इज रिडुप्लिकेट। अच्छा नेम दूसरा नेम कीवर्ड हो गया ये। लेट्स से नेम 1 कर देते हैं यार। सर जो देख, नेम यहाँ के ऊपर स्ट्राइक आया वो उसका मतलब क्या होता है? अरे ना नेम एक स्पेशल कीवर्ड है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो मतलब जावास्क्रिप्ट पहले से नेम कीवर्ड को स्टोर करके रखा हुआ है किसी और चीज के लिए, उस पर ध्यान मत दो अभी। खैर देखो बेसिक मतलब ये यहाँ पे ये आया कि तुम्हारा जो नेम है ना ये ब्लॉक स्कोपिक है। जो सॉरी लेट या कॉन्स्ट से डिक्लेयर होते हैं ना वो ब्लॉक स्कोपिक होते हैं। इस ब्लॉक के बाहर तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इवन दो अगर तुम, अच्छा ये बताओ मैं इसको बाहर निकाल दूं, यहाँ कर दूं, और अगर मैं यहाँ से इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं, क्या ये पॉसिबल है? यस सर। सब लोग बताओ एक बार चैट में बताओ सब लोग। चैट 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 बता भाई, चैट में बताया। ठीक है यार सही है, पॉसिबल है, ठीक। सो अच्छा ये तुम लोग को समझ में आया ब्लॉक स्कोपिक का क्या सीन है? ब्लॉक स्कोपिक और फंक्शनल स्कोपिक ग्लोबल स्कोपिक का क्या सीन है? यस सर। बेसिक पॉइंट यही है यार कि तुम देखो जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं वो ब्लॉक स्कोपिक होते हैं। तुम्हारा जो वॉर होता है वो ग्लोबल और फंक्शनल स्कोपिक होता है। तुम वॉर को जितनी बार चाहे रीडिक्लेयर करो चाहे रीइनिशियलाइज करो कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुशी से कर सकते हो, ठीक। लेट को तुम रीडिक्लेयर बार बार नहीं कर सकते, रीइनिशियलाइज बार बार कर सकते हो। कॉन्स्ट को तुम ना रीडिक्लेयर कर सकते हो ना रीइनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक। 3 डिफरेंस हो गए तुम लोग के। इसमें किसी को कोई डाउट है 3 डिफरेंसेस में? नो सर। ठीक। दूसरी चीज ना तुम लोग एक डिफरेंस और बता सकते हो वॉर और लेट कॉन्स्ट का, कि इनका जो मेमोरी स्पेस होता है वो अलग होता है। जैसे वॉर का जो बनेगा वो ग्लोबल स्कोप में जाता है, जो तुम्हारा लेट कॉन्स्ट से बनता है वो मतलब जो लेट से बनता है उसका अलग से मेमोरी स्पेस दी जाती है। वॉर में तुमको अनडिफाइन असाइन हो जाता है मेमोरी में, लेट में कुछ नहीं असाइन होता है। ये अच्छा पता है ये चीज ट्राई करना जो डीबगर के साथ मैंने किया था ना वो तुम लोग खुद से ट्राई करना, लाइन बाय लाइन चीजें रन करके कि क्या हो रहा है, तुमको वेरिएबल्स में क्या मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया गाइस सबको ये लेट वॉर कॉन्स्ट क्या है सीन? यस सर। पता है लेट वॉर कॉन्स्ट के टॉपिक्स ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर तुमको यही समझ में नहीं आया तो सबसे बेसिक यही है, मतलब काइंड ऑफ कह लो, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करोगे तो बाकी कुछ कर ही नहीं पाओगे जावास्क्रिप्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट तो वेरिएबल डिक्लेयर ही है ना, जावास्क्रिप्ट क्या किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम लोग सही से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हो ना तो बाकी कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग उसमें लैंग्वेज में। इसलिए वेरिएबल वाले टॉपिक इतने मतलब मैं बार बार तुम लोग को पढ़ा रहा था ये चीज। अब अगली क्लास में तुम लोग को बेसिकली आई थिंक गिट पढ़ाएंगे यार। अच्छा तुम लोग वीकडे में कभी खाली होते हो क्या शाम को? क्योंकि गिट में ना मैं सैटरडे संडे का टाइम करना चाहता हूँ। सर अभी तक तो सेम गैप था, नेक्स्ट सेम का टाइम टेबल आया तो कल से नया सेमेस्टर चालू होगा। कल से नया सेमेस्टर चालू होगा तुम लोग का? फिर भी तो शाम को 7-8 बजे तो खाली होते होगा ना यार, 9 बजे 8 बजे ऐसा कहीं भी। यस कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे का टाइम चाहिए गेट के लिए ना, 1 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए।
बता दीजिएगा यस सर। जो भी टाइमिंग होगा, हम लोग सब दिन भर खाली। ठीक है भाई, पहले ही हम बता दूंगा गिट का टाइमिंग क्या है, क्योंकि गिट अगर नहीं पढ़ेगा तुम लोग का प्रोजेक्ट फिर डिले होने लगेगा। 6 के 8 बजे के बीच में डाल दीजिएगा सर। ठीक भाई, अगला टॉपिक तुम लोग का गिट होगा यार। आज तुम लोग को असाइनमेंट्स वाला लिंक मिल जाएगा सबमिट करने का, वो असाइनमेंट सबमिट कर देना अपना। तुम लोग का अगला असाइनमेंट है फिर से किसी उस पे क्या कहते हैं, किसी जितने टॉपिक तुम लोग को पढ़ाया गया ना, कोई भी टॉपिक चूज करके ब्लॉग लिखना, उसको पोस्ट करना। दूसरा तुम्हारा कोई अच्छा CSS ड्राइंग बना के अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करना। ठीक, ये तुम लोग का असाइनमेंट है। प्रोजेक्ट तुम लोग का गिट जैसे ही पढ़ाएंगे तब से तुम लोग को टाइम दे देंगे कि गिट पढ़ाने के बाद तुम लोग का स्टार्ट करना है अपना प्रोजेक्ट। यही है भाई, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो क्लास इतनी थी आज की। नो सर, क्लियर है सब। सर ये स्मृति का एक पॉइंट जो लिखा है, वेर को विंडो में डायरेक्टली विजिबल कर सकते हैं बट कॉन्स्टेंट डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है ग्लोबल स्कोप में, इसका क्या मतलब है? ये समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, जब हम लोग वेयर से डिक्लेयर कर रहे थे तो क्या ग्लोबल ऑब्जेक्ट में तुम्हारा ये दिख रहा था? जैसे हमने को ये किया था यूज, तो वेयर जब ये हम कर रहे थे तो क्या वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में दिख रहा था? हाँ, वेर ग्लोबल में दिख रहा था। मतलब जो भी वेयर को वैल्यू असाइन हुई वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर हुई थी। हाँ, क्या लेट के टाइम पे ऐसा हुआ था? नहीं वो क्या नाम है, स्क्रिप्ट के अंदर आया था। वही बता रही है वो, विंडो ऑब्जेक्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट से कोई पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक, खैर ये टॉपिक ना काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इंटरव्यूज के लिए, लेट कॉन्स्ट वार में डिफरेंस, इसको मतलब भूलना मत। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।